हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। इस टॉपिक से हम लोग 120 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। यह पार्ट तीसरा है। इसमें भी हम लोग 30 प्लस पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि रेलवे के आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन जैसे रेलवे के आदि एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त यह गुप्त वंश के शासक थे, जिन्होंने 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया था। 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया था। इनके पिता इनके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। और कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त, जिनका संबंध भीतरी भीतरी स्तंभ लेख से है। कुमारगुप्त ने कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और यह स्थापना 5वीं शताब्दी में की थी। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की थी। बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त वंश गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में की थी। 240 से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया था। गुप्त वंश यह पूर्वोत्तर भारत से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, और यह उत्तर में उत्तर पूर्वी पाकिस्तान और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान तक इसका विस्तार था। और दक्षिण में यह बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ यह दक्षिण पूर्व तक इसका विस्तार था। दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु तक, बंगाल की खाड़ी के सहारे। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी 240 ईस्वी में। 240 से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश साम्राज्य ने शासन किया था। इनके उत्तराधिकारी श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे घटोत्कच, और घटोत्कच के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम कुमारगुप्त प्रथम कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध खालिस्तान थे। कवि या गणतज्ञ या भौतिक विज्ञानी या वैद्य?
ये सभी क्वेश्चन आरआरबी के वेरियस एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट भारत के प्रथम प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्होंने जिन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हुएन सांग ने निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत के दौरे पर आया था? यह हुएन सांग 630 ईस्वी में भारत आया था और यह 15 वर्षों तक भारत में रहा था। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुएन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, आई चिंग, जिसे इत्सिंग के नाम से जाना जाता है। यह 675 ईस्वी में 675 ईस्वी में भारत आया था। और फायान यह 402 ईस्वी में 402 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, आई चिंग या इत्सिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हुएन सांग ने। नेक्स्ट है, निम्न यात्रियों का सही कालानुक्रम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुएन सांग, इत्सिंग और थॉमस रो। हुएन सांग ये 630 ईस्वी में भारत आया था और इत्सिंग 675 ईस्वी में भारत आया था और थॉमस रो ये 1615 ईस्वी में भारत आया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने शासन किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं शताब्दी के दौरान हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। अर्थात 7वीं शताब्दी के दौरान हर्षवर्धन ने शासन किया था। नेक्स्ट है, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी थी, जो कि आत्मकथा है हर्षचरित। बाणभट्ट है हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी थी, जो कि आत्मकथा है हर्षचरित। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बाणभट्ट, जिन्होंने हर्ष की आत्मकथा हर्षचरित की रचना की थी। हर्षचरित में बाणभट्ट ने
हर्ष के शासनकाल के महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? से आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट हर्षवर्धन। यह बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रत्नावली नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? नर्मदा का युद्ध। नर्मदा का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे 618 से 619 ईस्वी के मध्य हुआ था। 618 से 619 ईस्वी में हुआ था। यह पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य हुआ था। हर्षवर्धन के मध्य हुआ था, जिसमें विजेता विजेता पुलकेशिन द्वितीय बना था। पुलकेशिन द्वितीय और उपविजेता हर्षवर्धन रहे थे। इसे नर्मदा का युद्ध कहा जाता है। 618 से 619 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित था? से आंसर है ऑप्शन डी, नालंदा में। नेक्स्ट है, कन्नौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन था? हर्षवर्धन के समय बंगाल के राजा थे शशांक। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौज। हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। नेक्स्ट है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? असम को प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाना जाता था। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश की स्थापना राजा गोपाल ने 750 ईस्वी में 750 ईस्वी में की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में राजा गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है, बंगाल का प्राचीन नाम था। बंगाल को प्राचीन काल में गौड़ के नाम से जाना जाता था। कामरूप असम का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इलिंगो। नेक्स्ट है, तमिल रामायण कृति है। तमिल रामायण की रचना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, कंबन ने। तमिल रामायण की रचना कंबन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राजेंद्र को गंगई कोंड के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र ने। नेक्स्ट है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजराजा द्वितीय चोल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, चोल चोल शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नौसैनिक शक्ति थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, चोल। शासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। किस क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था? सही आंसर है ऑप्शन डी, एक संगठित स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, तैलप द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूट वंश का राष्ट्रकूट वंश को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। पांड्यों के शासनकाल में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र किसे माना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन बी, मदुरई को। नेक्स्ट है, पांड्य वंश की राजधानी कहां थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, मदुरई। नेक्स्ट है, पल्लव राज्य की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी।